सभी विद्यार्थियों, सभी मित्रों, विद्यार्थियों और सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आप सबका स्वागत है उमा लिटरेचर एकेडमी पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे पाल वंश का इतिहास। पाल वंश में हम धर्मपाल को पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे देवपाल को, जिसकी तिथि है 810 से 885 ईस्वी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत हम इनको देखेंगे। देवपाल के विजयों को देखेंगे, गुर्जर प्रतिहारों से उसका संघर्ष देखेंगे, उत्कल अथवा उड़ीसा विजय देखेंगे उसकी, प्रागज्योतिषपुर अर्थात आसाम पर उसकी क्या स्थिति है, द्रविड़ों पर विजय और उसका मूल्यांकन। इतने पॉइंट्स के अंतर्गत हम पाल शासक, जो कि बंगाल का शासक है, बंगाल और बिहार जिसके क्षेत्र में रहते उसका। तो धर्मपाल की हमने आपको पहले बताया था कि उसका पिता धर्मपाल एक बहुत कूटनीतिज्ञ शासक भी था और उसने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था। तो धर्मपाल की राष्ट्रकूट रानी रन्ना देवी से उत्पन्न पुत्र देवपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ। देवपाल अपने पिता के समान ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। उसने भी परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे विरुद्ध धारण किए। उसकी विजयों का उल्लेख उसके शासन के 33वें वर्ष के मुंगेर अभिलेख में, मुंगेर अभिलेख इनका है महत्वपूर्ण, और नारायण पाल के, इनके जो वंशज हैं नारायण पाल के बादल तथा भागलपुर अभिलेखों में हुआ है। अब इनकी हम विजय देख लेते हैं पहले। तो मुंगेर अभिलेख के अनुसार देवपाल की विजयनी सेनाओं ने विंध्यगिरि से कंबोज तक अभियान किए। अब विंध्यगिरि तो मध्य भारत का है, विंध्याचल पर्वत, और कंबोज कहां पर है, गांधार प्रदेश में पड़ता है जाकर, अफगानिस्तान पश्चिम में सुदूर। पहले भारतवर्ष का अधिकार आजकल के वर्तमान अफगानिस्तान आदि भी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी भारतवर्ष के अंग हुआ करते थे। तो वहां पर कंबोज था। इसी अभिलेख में देवपाल को रामचंद्र द्वारा बांधे गए पुल के पास की भूमिका पर शासन करने वाला कहा गया है। अब ये तो सभी को पता है कि रामचंद्र जी ने कहां पर पुल बांधा था, श्रीलंका में जाने के लिए। उस स्थान का नाम है रामेश्वरम, और वहां पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि देवपाल ने दक्षिण भारत में भी अभियान अवश्य ही किया होगा। नारायण पाल के बादल अभिलेख में कहा गया है कि मंत्री दर्भपाणि की सफल कूटनीति के कारण रेवा के पिता, रेवा किसको कहते हैं, नर्मदा नदी को, का दूसरा नाम रेवा भी है, रेवा के पिता विंध्याचल और पार्वती के पिता हिमालय के बीच स्थित, अर्थात हिमालय पहाड़ और नर्मदा नदी के बीच में स्थित, विंध्याचल पहाड़ के बीच में स्थित जो क्षेत्र है, पश्चिमी समुद्र से पूर्वी समुद्र तक का सारा प्रदेश देवपाल का करद हो गया था। अर्थात हिमालय के तलहटी से लेकर नर्मदा नदी के उत्तर से पूरा पश्चिम से लेकर पूर्व तक जितना भी क्षेत्र भारत का आता है सब उसका करदाता हो गया था, करद हो गया था। तथा दर्भपाणि के पौत्र केदार मिश्र की कुशाग्र बुद्धि की मदद से उसने उत्कलों को उखाड़ फेंका। उत्कल अर्थात उड़ीसा को उसने उखाड़ फेंका। हूणों का दर्प चूर किया, हूण पंजाब की तरफ बसते थे, उनका दर्प चूर किया। तथा द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत और गुर्जर राजाओं के घमंड को बिखेर कर, गुर्जर प्रतिहार मध्य भारत के राजा थे, बिखेर कर समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग किया, ऐसा कहा जाता है, लिखा है। ये नारायण पाल के बादल अभिलेख में लिखा हुआ है। तो उपरोक्त अभिलेख के वर्णनों को प्रामाणिक मानते हुए डॉक्टर मजूमदार ने असम से कश्मीर तक, संपूर्ण उत्तर भारत में तथा विंध्याचल तक एवं दक्षिण भारत तक में उसका साम्राज्य विस्तार माना है। परंतु रमाशंकर त्रिपाठी और कीलहार आदि विद्वानों ने इस वर्णन को मात्र अतिशयोक्ति माना है, इसके विजय देवपाल की विजयों को। अब इनका गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष देखते हैं। बादल अभिलेख कहता है कि देवपाल ने गुर्जर राज का दर्पचूर किया। देवपाल नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और मिहिरभोज तीन प्रतिहार राजाओं का समकालीन था। विद्वानों का कहना है कि रामभद्र एक दुर्बल शासक था, अतः उसे ही देवपाल ने पराजित किया होगा। मजूमदार और त्रिपाठी भोज को देवपाल से पराजित मानते हैं, मिहिरभोज को, परंतु यह मत उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ग्वालियर प्रशस्ति में स्पष्ट कहा गया है, जो प्रतिहारों की प्रशस्ति है, कि जिस लक्ष्मी ने धर्म के पुत्र का वरण किया था वही बाद में भोज की पुनर्भू अर्थात दूसरा पति करने वाली
हो गई। अतः देवपाल द्वारा पराजित शासक रामभद्र ही रहा होगा, ना कि मिहिर भोज। अब इनकी उत्कल विजय देखते हैं। बादल अभिलेख में वर्णित है कि देवपाल ने उत्कलों को उखाड़ फेंका। उत्कल उड़ीसा को से उत्कल दूसरा उड़ीसा का नाम है, दूसरा नाम भागलपुर। और अभिलेख से ज्ञात होता है कि देवपाल के चचेरे भाई और सेनापति जयपाल की सेनाओं से भयभीत होकर उत्कल का राजा भाग गया। संभवतः देवपाल ने शिवकर देव, जो उड़ीसा का राजा था संभवतः, या शांतिकर देव प्रथम के समय में उड़ीसा पर अनेक बार आक्रमण कर उसे पूर्णतः अधीन कर लिया, परंतु यह निश्चित नहीं है कि उसने उड़ीसा को अपने राज्य में सम्मिलित किया अथवा नहीं किया। इसके आक्रमण के पश्चात भी उत्कल के शासक साम्राज्य सूचक उपाधियां धारण करते थे, अतः ये नहीं कहा जा सकता कि उसने हराया तो जरूर रहा होगा, लेकिन उसके बाद शामिल किया अपने राज्य में या नहीं किया, क्योंकि अगर शामिल किए होते तो उड़ीसा के शासक कभी भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण, साम्राज्य सूचक उपाधियां धारण नहीं करते। अब आते हैं प्राग ज्योतिष अथवा आसाम पर। भागलपुर अभिलेख का कहना है कि प्राग ज्योतिष के राजा ने देवपाल की आज्ञाओं को शिरोधार्य करते हुए अपने राज्य में शासन किया। अर्थात जो कामरूप प्राग ज्योतिष का राजा था, उसने देवपाल की आज्ञाओं को शिरोधार्य किया। प्राग ज्योतिष का तादात्म्य कामरूप से किया जाता है, अतः कामरूप के राजा ने देवपाल के सम्मुख आत्मसमर्पण किया होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब इनका द्रविड़ों पर विजय देखते हैं। बादल अभिलेख के अनुसार देवपाल ने द्रविड़ों के घमंड को भी चूर किया। संभवतः द्रविड़ नवेश का तात्पर्य राष्ट्रकूट राजा से है, क्योंकि गुर्जरों के समान राष्ट्रकूट भी पालों के शत्रु थे, परंतु राष्ट्रकूट द्रविड़ नहीं थे, क्योंकि स्वयं अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र में जंगतुंग के द्वारा द्रविड़ों को अधीन करने की बात कही गई है। जंगतुंग राष्ट्रकूट शासक है जिसने द्रविड़ों को अधीन किया। तो वीपी सिन्हा ने द्रविड़ों की पहचान कांची के पल्लवों से की है। कहा जाता है कि शायद कांची के पल्लवों को उसने हराया हो। यह समीकरण मुंगेर अभिलेख से भी मेल खाता है, जिसका कहना है कि देवपाल ने सेतु बंधु रामेश्वरम पर तक की भूमि पर शासन किया, अर्थात कांची के पल्लवों से किसी शासक पर उसने विजय संभवतः प्राप्त की थी। अब देवपाल का मूल्यांकन देख लेते हैं। देवपाल संभवतः अपने वंश का सबसे बड़ा विजेता था। उसने पाल साम्राज्य का विस्तार पूर्व में कामरूप, आसाम, पश्चिम में विंध्य और मालवा तक तथा दक्षिण में कलिंग तक किया, उड़ीसा तक किया। उसने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों को अपने क्षेत्रों में ही सीमित रहने को विवश कर दिया। उसकी विशाल और विजयी सेनाओं ने उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में द्रविड़ प्रदेश तक, कांची तक प्रयाण किया। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य के गौरव की रक्षा की, विस्तार किया, विद्या और कला का विकास किया। देवपाल की सफलताओं में कई योग्य सेनापतियों और मंत्रियों का भी योगदान था, जिसमें जयपाल, जो देवपाल का चचेरा भाई था और उसका सेनापति भी था, और केदार मिश्र आदि प्रमुख हैं। देवपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अपने पिता के समान ही वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और अन्य धर्मों के प्रति भी वो सहिष्णु था, जैसे उसके पिता धर्मपाल थे। उसने नालंदा और विक्रमशिला के विहारों की उन्नति में पर्याप्त योगदान दिया। इसीलिए तारानाथ ने उसे बौद्ध धर्म का संरक्षक या पुनर्स्थापक कहा है। तारानाथ नामक बौद्ध विद्वान ने उसे कहा कि उसने बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की। देवपाल ने पाल वंश के गौरव को उच्चतम शिखर तक पहुंचा दिया। उसकी मृत्यु 850 ईस्वी के लगभग, साथ ही पाल वंश का पतन भी प्रारंभ हो गया। अब इनके कुछ वंशज होते हैं, नारायण पाल आदि, लेकिन जो उत्कर्ष धर्मपाल और देवपाल ने किया पाल वंश का, वह अन्य किसी राजा ने नहीं कर पाया। तो देवपाल पाल वंश का इतिहास यहीं तक है। आज के लिए समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अवश्य लाइक करें, देखें अच्छे से, और नए आए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपको। थैंक यू।